क्या कुछ है कांग्रेस और बीजेपी का वादा और जनता इसको किस तरह से देखती है? आज हमारी खास पड़ताल होगी, क्या हुआ तेरा वादा। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की और बात करेंगे कांग्रेस के वचन पत्र की। जो कांग्रेस ने अपना 2018 में वचन पत्र जारी किया था, उसके क्या कुछ मजमून रहे, कितने पूरे हुए और क्या कुछ रह गया। कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी के साथ कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में वादों की झड़ी लगा दी थी, लेकिन 2018 के कमलनाथ के वादों को लेकर सवाल बाकी है। कर्ज माफी, कांग्रेस को सत्ता दिलाने में किसानों का माफ करने योग्य कर्ज करीब 50,000 करोड़ का था। कमलनाथ सरकार ने बजट ही 8,000 करोड़ का रखा। तो यह बात समझा जा सकता है कि जब बजट ही 8,000 करोड़ का रहा, कुछ किसानों को 50,000 रुपए का कर्ज माफ किया गया, जबकि 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का वायदा फाइलों में गुम हो गया। इस बार कांग्रेस ने 75,000 करोड़ रुपए किसानों के कर्ज माफी का वादा किया है। 75,000 करोड़ रुपए, ये 2018 की बात कही जा रही है। गेहूं उत्पादकों को 1 टन पर 150 रुपए बोनस देने का वादा किया था, लेकिन इस पर अमल नहीं हो पाया। 1 टन पर 150 रुपए बोनस गेहूं उत्पादकों को। 2018 में कांग्रेस के वचन पत्र में बाबुओं को शिक्षकों के समान ग्रेड पे देने का भी वादा किया गया था, लेकिन बजट के अभाव में यह पूरा नहीं किया गया। अध्यापक शिक्षा विभाग में संविलियन का वादा था, संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा था, लेकिन यह नहीं हो सका। संविलियन यानी कि जो संविदा पर कर्मी थे, जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज थे, उनको रेगुलर करने का वादा किया गया था, उसको लेकर के लेकिन नहीं हो सका। कांग्रेस ने लिपिकों से वेतन विसंगतियों को दूर करने की बात कही थी, लेकिन यह वादा भी नहीं निभा सके। वेतन विसंगतियां जस की तस बनी रही। आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर 60 दिन में कमेटी बनाने की बात कही गई थी, जो उनकी समस्याओं को सुलझाने का काम करती और खाली पद भरेगी, लेकिन ये वादे पूरे नहीं हुए। कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी, साथ कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में वादों की झड़ी लगा दी थी, लेकिन 2018 के कमलनाथ के वादों को लेकर सवाल बाकी है। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये सवाल है, और ये सवाल जनता भी पूछ रही है। जो उनकी विपक्षी पार्टी है बीजेपी, वो तो उनके ऊपर आरोप लगा ही रही है, यानी कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन जनता क्या कुछ कह रही है, आइए वो सुनते हैं। महिला सुरक्षा को लेकर कैसी स्थिति है खंडवा में? सर, महिला सुरक्षा को लेके तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले के ज़माने में हमारे मम्मी पापा बोलते थे कि लेडीज़ घर से अकेले नहीं निकल पाती थी, मगर अभी ऐसा कुछ नहीं है। हम कभी भी निकल सकते हैं अकेले। लोग यही ट्राई करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट पार्टी चुनी जाए, जो कि हमारे लिए अच्छे से काम कर सके, ईमानदारी से काम कर सके। अभी यहाँ पे खंडवा में पहले रोडवेज इतना अच्छा नहीं था, अब अभी हमने जो देखा है वहाँ पे रोडवेज अच्छा हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, और स्पोर्ट्स में भी बहुत सारी हमको फैसिलिटीज मिल रही है। तो बस हम यही चाहेंगे कि हम जो भी पार्टी चुने वो अच्छे से काम करे, ईमानदारी से हमारे लिए काम करे। नेता ऐसा होना चाहिए जो अपने जो यूथ है और जो अपने ओल्ड जो पीपल्स रहते हैं उन सबको साथ में लेके चले, एक बैलेंस बना के चले। जितना भी जो नई जो पॉलिसीज है वो सबको बताते चले, और उनको लोगों को जागरूक करके रखे कि कैसा काम चल रहा है अभी, और सबको डिटेल देते रहे कि हमने अभी ये सब करा हुआ है, तो जिससे लोगों को पता चले कि हाँ अपनी सरकार कुछ कर रही है। तो आपने सुना कि मध्य प्रदेश के युवा क्या कुछ कह रहे हैं। तो इस बात को साफ तौर पर सुना जा सकता है, समझा जा सकता है, और जो वादे किए गए थे उसको भी जानने समझने की जरूरत है कि आखिर वो क्या कुछ रहे और उनके क्या मायने रहे। तो ये बात भी समझने की जरूरत है कि ये सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, क्योंकि करीब 4 साल से थोड़ा कम रहा जो कार्यकाल, वो बीजेपी का भी रहा है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बीजेपी ने भी जो वादे किए थे उनके क्या कुछ मायने रहे हैं और क्या कुछ वायदे बीजेपी के रहे हैं। संकल्प पत्र जारी किया था 2018 में भाजपा ने, और इसमें कहा था कि मध्य प्रदेश दृष्टि पत्र दरअसल जारी किया था और कहा था 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करने और अगले 5 वर्षों में सिंचाई के तहत क्षेत्र को 8 मिलियन हेक्टेयर तक विस्तारित करने का वादा किया गया था।
तो ये बात जो लोग हैं वो बताएंगे इस बार के चुनावों में कि दरअसल ये वादा कितना पूरा हुआ। नारी शक्ति संकल्प पत्र नाम के अपने महिला घोषणा पत्र में स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें स्थापित करने की बात कही गई थी और स्कूल छोड़ने वाली परीक्षा में कम से कम 75% अंक लाने वाली प्रत्येक छात्रा को दोपहिया वाहन उपहार में देने का वादा किया गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर समृद्ध मध्य प्रदेश दृष्टि पत्र में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की बात कही गई थी। नारी शक्ति संकल्प पत्र नामक अपने महिला घोषणा पत्र में बात कही गई थी, जो मैंने आपको बताया कि छात्राओं को दोपहिया वाहन उपहार में देने का वादा किया गया था। सिंचाई भूमि के विस्तार में शिवराज सरकार 41 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित कर पाए, इसकी बात कही गई थी और कहा था कि 41 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करेंगे। लेकिन गेहूं निर्यात में 45% तक की भागीदारी के साथ प्रदेश पहले स्थान पर है। ये गेहूं निर्यात की बात हो रही है, गेहूं के एक्सपोर्ट करने की, है ना। और किसानों को कल्याण और गरीबी उत्थान, प्रदेश के 80 लाख किसानों को प्रतिवर्ष 12,000 की सम्मान निधि दी जा रही है। गरीब कल्याण योजनाओं के जरिए 1,36,00,000 से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। ये आंकड़ा जो है ये राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ा है और मध्य प्रदेश ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। मध्य प्रदेश की जीडीपी 2001 में 715,000 करोड़ रुपए से बढ़कर आज 13.22 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। कृषि विकास दर में शिवराज सरकार ने सबसे बेहतरीन काम किया और 4.3% कृषि विकास दर आज 24% के आंकड़े को पार कर गई है। 4.3 से 24% तक पहुंची है। कर्ज माफी के मुद्दे पर शिवराज सरकार लगभग खामोश रही है, लेकिन कृषि विकास दर बढ़ाकर किसानों की आय में भारी वृद्धि की है। तो किसानों की आय बढ़ाई है, कर्ज माफी पर खामोश है। मातृवंदना योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्य प्रदेश नंबर 1 का रिकॉर्ड रखता है, लेकिन कई योजनाओं को लेकर वादे पूरे नहीं होने की शिकायत है। लाडली बहना योजना ने शिवराज सरकार को प्रदेश में मामा बनाया, उनको मामा का नाम दिया गया। जाहिर है बहनों के खाते में 1,000 रुपए के स्थान पर अब 1,250 रुपए हर महीने भेजे जा रहे हैं। लाडली बहना योजना के तहत सरकार को प्रतिवर्ष 15,000 करोड़ रुपए का खर्च करना पड़ता है। ये राशि बढ़ाने के बाद अब 400 करोड़ रुपए प्रतिमाह का अतिरिक्त खर्च आएगा। तो लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाई गई है, 1,250 रुपए की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से दोनों अगर दलों की बात कही जाए तो वो कहां पर खरे उतरते हैं और जनता को भी आपने सुना कि वो क्या कुछ कर रहे हैं। तो इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी जुड़े हुए हैं। अजीत, बहुत स्वागत है। और हमारे साथ में विशेष मेहमान भोपाल से जुड़े हुए हैं रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है रमेश शर्मा जी आपका। और हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा जी जुड़े हैं। विनोद जी आपका भी बहुत स्वागत है। विनोद जी, अगर आपके साथ शुरुआत करना चाहें, इस पूरी खबर का विश्लेषण करें और जो हमने टॉपिक दरअसल दिया है कि क्या हुआ तेरा वादा, क्योंकि जनता के बीच में पहुंचकर कोई भी दल हो वो वादे तो बहुत करता है, लेकिन 5 साल पूरे होते होते वो वादा पूरा हो जाए और अब तो गारंटी दी जा रही है। तो किस तरह से देखते हैं इस सियासत को, क्योंकि इसमें फ्री बी से लेकर के और तमाम सारी बातें अब तक हुई हैं। निखिल, हम इस चर्चा में इस बात को, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी ने, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, ये मुख्य रूप से अभी चुनाव मैदान में हैं और हर जगह अपने अपने रीजन में वो कड़ा मुकाबला भी स्थिति के देने की हालत में भी है। ये अलग बात है कि अभी जिस तरह की हालत पे कांग्रेस के पास में जो सबसे बड़ी लिस्ट है वो उनकी गारंटी की है। अब आप देखिए कि 113 पेज के लगभग में उनका जो अभी वचन पत्र आया है उसमें लगभग 900 से ज्यादा उसमें वादे किए गए हैं, लेकिन उनका जो मेन फोकस है वो लगभग 70-75 पे मेन फोकस है। अब कांग्रेस का ये चार्ज है कि हमने बीजेपी को मजबूर किया है कि उसने भी अब हमारी कॉपी की है और हमारी मैनिफेस्टो को लाने की कोशिश की है। अब ये इस बात में कितना दम है, ये बात तो दोनों पॉलिटिकल पार्टी ये बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये 15 महीने का जो कमलनाथ जी के सरकार को और इसके बाद का जो आप शिवराज की सरकार को देखेंगे, लेकिन शिवराज की सरकार में उनका पहले का जो अपना एक टेन्योर रहा है जो लगभग 16 साल लगभग आता है, उसमें 15 महीने ये कमलनाथ जी का शासन आया था। तो इस दोनों की इस रूप में अगर आप तुलना करेंगे तो आपको जरूर इसमें जमीन आसमान का अंतर इसलिए दिखाई पड़ेगा कि जो मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य से चलकर एक विकसित मध्य प्रदेश जो बनाया है उसमें सबसे बड़ी भूमिका किसानों की है। उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है मध्य प्रदेश का जो स्टेट जीडीपी है
उसकी है। उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है मध्य प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आप अपने अभी डेटा में बता रहे थे कि आप उस समय का देखिए, जिस समय में मध्य प्रदेश में 2001 तक में आप देखिए कि लगभग कुछ हजार किलोमीटर तक रोड बने हुए थे। आज जो है 5 लाख करोड़ किलोमीटर, 5 लाख किलोमीटर की सड़कें, पक्की सड़कें मध्य प्रदेश को गांव, शहर, खेत, खलिहान तक से जोड़ता है। तो ये चीजें जो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में काम किया है, वो शिवराज के, भले ही आप एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही हो, लेकिन शिवराज की एक जो अहमियत मध्य प्रदेश में है, वो अहमियत एक व्यक्तिगत रूप में आप किसी को देखें, किसी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में कंपैरिजन करें तो वो अहमियत को जरूर कम करता है। लेकिन बाकी कांग्रेस का जो वादा है और उस वादे का असर कितना होता है, ये बात जरूर देखना पड़ेगा। निश्चित तौर पर यह बात देखने की होगी कि इस वादे का असर कितना होता है। रमेश जी, आपसे समझना चाहेंगे, जो एक चलन हो गया है, आप बहुत लंबे समय से इस बात को देख रहे होंगे कि पहले जब राजनीतिक दल वादे करते थे तो उनको पूरा किया जाता था या पूरा करने की कम से कम कोशिश करते हुए दिखते थे। अब एक ये चलन दिख रहा है कि वादे ढेर सारे कर दे और आगे निकल जाए। अगर सत्ता पा गए तो वाह वाह, नहीं तो अगली बार जो दूसरी दल है उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। इस तरह की राजनीति किस तरह से आप इसको देखते हैं, और खासतौर पर अगर बात मध्य प्रदेश की जाए तो? देखिए, मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो राजनीतिक दल हैं वो 2 प्रकार की उनकी योजनाएं होती हैं और 2 ही प्रकार के वादे होते हैं। एक वादा होता है प्रदेश के विकास के लिए, आधारभूत ढांचे के लिए, और दूसरा वादा होता है व्यक्तिगत लाभ के लिए। जैसा कि विनोद जी ने भी कहा, 2018 में कांग्रेस का कुल 112 पन्ने का जो घोषणा पत्र या जिसको वचन पत्र कहा था, उसमें 993 कुल उन्होंने घोषणाएं की थी। उसमें से 75 पर उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया था, जिसमें डीजल पेट्रोल के दाम कम करने की बात कही थी, किसानों के कर्जा माफ करने की बात कही थी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात कही थी, विवाह के योग्य जो लड़कियों की शादी पर 51,000 रुपए देने की बात कही थी, बेरोजगारी युवाओं को बेरोजगारी भत्ता 1,000 देने की बात कही थी। ये जो इस तरह की उन्होंने बहुत सारी बातें की थी, उसमें अगर आप देखेंगे तो किसानों का जैसे कर्ज माफी का उन्होंने बातचीत की थी। क्या हुआ तेरा वादा? तो चुनाव से पहले उन्होंने कहा था किसानों के कर्जे माफ होंगे। हालांकि जो पहला निर्णय कमलनाथ जी ने शपथ ग्रहण के बाद लिया था वो किसान कर्ज मुक्ति का लिया था, लेकिन उसमें कई धाराएं उन्होंने बहुत सारी जोड़ दी। जैसे 2 लाख की सीमा उन्होंने लगा दी, जो शासकीय बैंक होगा उसका बाद में करेंगे, कोऑपरेटिव बैंक पहले करेंगे, जिस किसान को इनकम टैक्स मिल रही होगी उसका कर्जा माफ नहीं करेंगे। तो ऐसे घटा करके कम जो 75,000 करोड़ के आसपास से घटा करके वो 50,000 करोड़ पर लाए, और किस्तों में उन्होंने फिर पहले उन्होंने 25,000, 50,000, फिर 1 लाख तक के किसानों का, लगभग 26 लाख किसानों का कर्जा उन्होंने माफ तो किया था। लेकिन फिर भी जो 2 लाख तक के किसान थे या उससे ऊपर के किसान थे, वो उसमें कहीं ना कहीं उनको ओवरड्राफ्ट हो गया। फिर इसी तरीके से बेरोजगारी भत्ता हो नहीं पाया। वो जो कन्यादान योजना के लिए उन्होंने 51,000 की घोषणा की थी, वो 51,000 किसी को नहीं दिया। तो कुल मिलाकर के वो ये कहते रहे कि चूंकि खजाना खाली है और शिवराज खजाना खाली करके चले गए, तो ये स्थिति रही। लेकिन भाजपा की अगर घोषणाओं को देखेंगे, एक अंतर मिलता है कि इस चुनाव से पहले जो 2023 के लिए जो घोषणा पत्र आया है भाजपा का, उसका और 2018 का जो घोषणा पत्र था, उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं पर फोकस 18 में भी किया था और वही फोकस उन्होंने 23 में भी किया है। दूसरा, भाजपा के हर घोषणा पत्र में जो 2003 का भी हो, 2008 का भी है, 13 का भी और 18 का भी, इसमें कहीं ना कहीं आधारभूत विकास कार्यों पर उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं दूं, जिसका बहुत अच्छा उल्लेख अभी विनोद जी ने भी किया, कि प्रगति का आधार हमेशा किसान होते हैं, उत्पादक होता है। तो भाजपा सरकार के आने से पहले किसानों को जो ऋण मिला करता था, जैसे बीज के लिए, खाद के लिए या किसानी के और काम के लिए, वो 18% तो 16% पर मिलता था। कहीं ना कहीं शिवराज ने आकर के उसको 0% पर किया उसको, और फिर ब्याज माफी की भी उन्होंने घोषणा की। तो कुल मिलाकर के ये उनको लाभ हुआ। दूसरा, पहले हर गांव को सड़क याद से जोड़ा, फिर उन्होंने यातायात का साधन खेत तक बनाया। तो इससे कहीं ना कहीं उत्पादन बढ़ा है, उससे प्रगति की लाभ हुई है। और फिर ये लाडली बहना योजना, जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण की बात की थी, तो उन्होंने लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, दूसरी लाडली लक्ष्मी योजना, ये जो योजना है, और स्कूटी देने का, हालांकि भाजपा ने थोड़ा सा उसमें अंतर किया है। जी,
2018 में उन्होंने प्रत्येक छात्रा को कहा था कि 75% वाली को हम स्कूटी देंगे, लेकिन जब उन्होंने क्रियान्वयन किया कमलनाथ जी के बाद, जब वो सरकार में आए, तो उन्होंने केवल उसको शासकीय विद्यालयों तक उसको सीमित कर दिया, हालांकि पहले उसको बहुत स्पष्ट नहीं किया था। तो तुलनात्मक दृष्टि से भाजपा ने अपेक्षाकृत अपने वचन या अपने संकल्प पर ज्यादा काम किया है, कांग्रेस ने अपेक्षाकृत थोड़ा कम काम किया है। जी 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 निश्चित तौर पर तो ये जो सारी बातें हैं, निश्चित तौर पर जो आम लोग हैं, आम जनता है, जो वोटर है, वो ज़रूर इस बात को समझ रहे होंगे। और शायद लोकतंत्र का यही सबसे आकर्षक प्रहसन है कि जब चुनावों के दौरान जनता नमूदार, जब नेता नमूदार हो रहे जनता के सामने, तो वो सवाल उनसे पूछ रही है। अजीत, मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे तो अजीत से सवाल पूछेंगे। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं पार्टियों के द्वारा चुनावों में किए गए वादों की। क्या हुआ तेरा वादा? हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़े हुए हैं अजीत द्विवेदी, साथ ही साथ रमेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। अजीत, हम आपके पास इस बात को जानने के लिए आ रहे हैं क्योंकि जब बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया इस बार, तो कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा कि ये कांग्रेस के घोषणा पत्र की कॉपी थी और मजबूरी में बीजेपी को ऐसा करना पड़ा है। क्या कहेंगे आप? देखिए निखिल, मध्य प्रदेश की जो राजनीति इस समय है, खासतौर पे चुनाव के समय, वो पूरी तरीके से घोषणाओं पे टिक गई है। और जिस तरीके से कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया करीब 1 महीने पहले, उसमें 1250 से ज़्यादा घोषणाएं की गई और खासतौर पे फ्री बीज जो है उसमें बहुत ज़्यादा उसमें रखी गई है। और न सिर्फ घोषणा पत्र, उसके पहले जो है पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस कमेटी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ जो है तमाम जनसभाओं में कहते रहे हैं कि हम फ्री में बिजली देंगे, हम गैस सिलेंडर 500 रुपये में देंगे, हम जो यहाँ पर कर्ज माफ करेंगे और साथ ही जो महिलाओं को जो है 1500 रुपए तक हम देंगे। तो वो घोषणा पत्र कांग्रेस के आने के पहले ही कमलनाथ और तमाम नेता जो थे कांग्रेस के, वो तमाम मंचों से ये घोषणाएं कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक दबाव देखो जरूर बना बीजेपी पे। और जब कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जो है लाडली बहना योजना वो लेकर आए, जिसमें कि उन्होंने महिलाओं को 1250 रुपए तक दिया और बाद में 3000 तक बढ़ाने की बात कही। साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत तो गरीब परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देना जो है अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है। और तमाम दूसरी जो योजनाएं हैं वो भी शुरू हो गई हैं। तो आप सोचिए, देखिए बिल्कुल थोड़ा बहुत तो देखिए राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को देखकर उनको मात देने के लिए उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करती है कहीं ना कहीं। लेकिन ये जो शुरू हुआ है फ्री बीज का जो सिस्टम शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं जो घोषणाएं जो एक दूसरे की आगे बढ़कर घोषणा करने की जो बात है, तो वो जरूर देखिए कांग्रेस ने कहीं ना कहीं बीजेपी को भी मजबूर किया है। हाँ। चुनाव के पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ, माफ कीजिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर 450 में गैस सिलेंडर की शुरुआत कर दी उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों के लिए। साथ ही लाडली बहना के तहत उन्होंने 1250 रुपए देने की बात कही और वो शुरू भी हो गया। और साथ ही 3000 तक बढ़ाने की बात कही। और मैनिफेस्टो में भी तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो कि दोनों ही मैनिफेस्टो में है और वो एक दूसरे से मैच करती हैं। मैच इसलिए करती हैं क्योंकि महिला जो है वो केंद्र में है, युवा वोटर जो है वो केंद्र में है, और फ्री बीज जो है वो इस समय केंद्र में है मध्य प्रदेश की राजनीति में। इसलिए तमाम देखिए महिला, आदिवासी, युवा, ये केंद्र में है। और जब कोई योजना बनती है तो दोनों ही पार्टियां कोशिश करती है कि इनको साधा जाए। और पिछले कई वर्षों से आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति है वो महिलाओं को केंद्रित करके है। तो कोई महिला आधारित योजना होगी, दोनों पार्टियां, यहाँ तक कि आप भी जो है वो भी कोशिश कर रही है कि वो महिलाओं को साधे। और एक बड़ा वोट बैंक जो है मध्य प्रदेश में महिलाओं का है, करीब 50% के आसपास आबादी है। करीब 25 से 30 सीटें ऐसी है जहां पर की महिला जो वोटर है उनकी संख्या पुरुषों से ज्यादा है। तो इसलिए महिला इस समय केंद्र में है। दोनों ही दल जो है वो कोशिश करते हैं
को साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जी जी जी, और उस चक्कर में कहीं ना कहीं आपस में चीजें मैच करती हुई दिखाई देती हैं और एक दूसरे के घोषणा पत्र की कॉपी करने की बात जो है वो होती है। हाँ, तो इस पर बिल्कुल अजीत आपने ठीक बात कही। इसी सवाल को अजीत आपका पॉइंट आ गया, महिलाओं को साधने की, ठीक है अजीत आपका पॉइंट आ गया और इसी बात को मैं विनोद मिश्रा जी के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। विनोद मिश्रा जी, जब फ्री बीज के दौर में क्या जो घोषणा पत्र है वो एक दूसरे से होड़ लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? निखिल, हमें देखना चाहिए कि आज कृषि विकास दर जो है वो मध्य प्रदेश का 24% के लगभग है, जो देश के किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा है। आप शिवराज जी को कई बार आपने देखा होगा कि यहाँ पे इंडिया टुडे या दूसरे का जो ये सम्मान चीफ स्टेट्स का उनका ये कॉन्क्लेव होता है, तो लगभग हर बार शिवराज सिंह चौहान को ये अवार्ड मिला है कृषि विकास दर को लेके और कृषि को लेके। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कृषि के भरोसे, कृषि उन्नति के भरोसे शिवराज सिंह चुनाव जीत जाएंगे? ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ी जो जरूरत है, जो हम देखे हैं जमीन पे, वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य अभी भी एक बड़ी समस्या है, बड़ी चुनौती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखें तो ग्रामीण इलाकों में कई तरह के वहाँ के रीजन देखें, अलग अलग रीजन की अपनी अलग अलग बनावट है, और उस बनावट के हिसाब से आप जब एक जेनरिक फ्रीबी की बात करते हैं या जेनरिक आप एक तरह से वादे की बात करते हैं, तो ये सारी जगह पे एक साथ सही नहीं बैठ पाता है। इसलिए अगर आपको मैं एक बात इसमें ये दिखाऊं, एक अलग अलग रीजन की उसमें, कि आप ये देखिए कि किसानों का जो यहाँ है मध्य प्रदेश ओवरऑल, आप ये देखिए कि किसान प्रधान वहाँ राज्य है। किसानों का जो जीडीपी है, इस बात को कहा अब, लेकिन सवाल ये उठता है कि 3 लाख करोड़ का बजट मध्य प्रदेश का होता है अमूमन, जितना मुझे मालूम है, हो सकता है मैं थोड़ा सा इस डेटा में ये हूँ। तो 3 लाख करोड़ के बजट में अगर आप ये देखिए कि उसका जो आपने मध्य प्रदेश ने एक ट्रैक रिकॉर्ड अपना जीडीपी का ये बनाया है। देश में अगर जीडीपी का देखें तो मध्य प्रदेश का 4% हिस्सा है, तो 4% हिस्सा है। लेकिन इसके साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश का ये इतने तमाम वादे और इतने सारे फ्रीबीज को लेके क्या उनका बजट सस्टेन कर पाएगा? अगर ये सस्टेन नहीं कर पाएगा तो जनता के बीच में उनका रिसोर्सेज क्या होगा, इस बजट को लेके फंड क्या होगा, ये बताने के दोनों पार्टियों की जरूरत है। इसलिए हर वादे के बीच में जो कांग्रेस कहती है कि ये हमारे, या इसमें कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों कहते हैं कि ये हमारी कॉपी की गई है, तो बीजेपी ने हर वादे के साथ में एक राइडर दिया है। जैसे उज्ज्वला स्कीम में उनका राइडर है कि उसमें उन लोगों को मिलेगा जिनको उज्ज्वला स्कीम का गैस मिलता रहा है, उनको वो 450 रुपए देंगे। इसी तरह का राइडर वो लगभग हर चीज में लाते हैं, क्योंकि उसमें उनके पास में रिसोर्सेज एक कंपल्सन है। कांग्रेस के साथ में दिक्कत क्या है, जब वो इतने वादों की झड़ी उन्होंने लगाया है, लगभग 75 ऐसा उन्होंने गारंटी दी है अलग अलग, वो अगर आप देखें जनसभाओं से, तो उन वादों को पूरा करने के लिए मुझे तो लगता है कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा उनको ये फंड जुटाने होंगे। तो अगर कर्नाटक जैसे संपन्न राज्य में 5 गारंटी पूरा करने के लिए जो अभी वहां पे सिद्धरामैया सरकार को 60,000 करोड़ का इंतजाम करना पड़ा है, वो अभी तक वो करने पाने की स्थिति में नहीं है, तो एक गरीब जो राज्य है यूपी, मध्य प्रदेश, वो कहां से इनका 1 लाख करोड़ का बजट जुगाड़ कर पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और ये चुनौती कम से कम सारी पॉलिटिकल पार्टियों का ये रहेगा कि अगली बार आपका पूरा पूछा जाएगा कि क्या हुआ तेरा वादा। जी, निश्चित तौर पर पूछा जाएगा, जनता पूछेगी कि क्या हुआ तेरा वादा, क्योंकि जो बात आपने उठाई है ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसी बात को मैं रमेश शर्मा जी के पास लेकर जाऊंगा। रमेश शर्मा जी, आपने देखा है कि चुनाव आयोग ने भी बात कही कि जब फ्रीबीज आप दे रहे हैं या कोई भी जो आप वादा कर रहे हैं, तो ये जनता को, आप वादा तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जनता को ये जानने का हक है कि उसका आर्थिक मॉडल क्या होगा, पैसे कहां से लाएंगे। और बल्कि ये कहा जाए कि पूरे ना कर सकने योग्य वादों की भी भरमार आ गई अब चुनावों में, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जो आपने कहा है, मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति है कि बजट की दृष्टि से तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश पर इस समय 3.25 लाख करोड़ के आसपास का कर्जा हो गया है।
और ये कर्जा लगभग दोनों सरकारों में लिया है और ये कर्जा एक लंबे समय से चलता चला आ रहा है। जब 90 में पटवाजी ने सरकार संभाली थी तब 5,000 करोड़ का कर्जा था, जब उन्होंने सरकार छोड़ी तब 35,000 करोड़ का कर्जा था। तो कुल मिलाकर के ये जो कर्जा होते चले जा रहे हैं और सरकार कर्जे में चल रही है। ऐसी स्थिति में ये जो बंटवारा जब हम करते हैं घोषणाओं का, निःशुल्क घोषणाओं का, तो स्वाभाविक रूप से उसका कहीं ना कहीं रुपया कर्जे लेकर के ही दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की आय में उतनी वृद्धि नहीं हो रही है जितनी वृद्धि व्यय में हो रही है। इसके अलावा विषय से हटकर के जरूर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं सरकारों को चुनाव जीतने के लिए वो लोक लुभावन घोषणाएं करें। लोक लुभावन घोषणाओं में एक दूसरे की नकल होती है। कोई अगर ये कहे कि हमारी नकल की है, थोड़ा बहुत बदल करके सब एक दूसरे की नकल करते हैं। छोटा सा मैं एक उदाहरण दूं कि सबसे पहले कर्ज माफी की घोषणा 1990 में भाजपा ने की थी। वो सुंदरलाल पटवा जब 90 में सरकार में आए थे तो उन्होंने 10,000 रुपए तक का कर्जा माफ किया था, जो 325 करोड़, लगभग 325 करोड़ के आसपास का कर्जा माफ हुआ था। तो उसके बाद फिर कईयों ने उन्होंने नकल की, फिर इन्होंने नकल की, तो एक दूसरे की नकल करते हैं। लाडली बहना जब योजना लागू हुई तो कांग्रेस ने कहा कि हम नारी सम्मान में 1,500 देंगे। जब उनने 1,500 कहा तो उन्होंने कहा कि हम 3,000 तक देंगे, वो 1,250 करेंगे। तो कहीं ना कहीं रामपथ गमन की घोषणा पहले उमा भारती ने की थी 2003 में। आगे चल करके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ने उसकी पूरी की पूरी नकल की। गौ रक्षा गौशाला की घोषणा पहले भाजपा ने की थी, आगे चल करके अब कांग्रेस ने उसकी नकल की। तो दोनों एक दूसरे की नकल करते हैं घोषणाओं में। लेकिन एक बात जरूर मैं यह कहना चाहता हूं विद्वानों के बीच में और आपके माध्यम से, चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी प्राणी हैं इस सृष्टि में, उसमें मनुष्य की संख्या 10 शून्य और दशमलव के बाद 10 शून्य और 1 आती है। सब अपने खाने लायक कमा लेते हैं, सुरक्षित घोंसला ढूंढ लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं, संतान को पैदा करके खाने कमाने लायक उसको बना देते हैं। आखिर मनुष्य को क्यों हम आश्रित बनाना चाहते हैं? आत्मनिर्भर अगर भारत को बनाना, जो मोदी जी ने कहा भारत आत्मनिर्भर, तो भारत आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब समाज आत्मनिर्भर हो, परिवार आत्मनिर्भर हो, व्यक्ति आत्मनिर्भर हो। निश्चित रूप से कुछ योजनाएं कांग्रेस की हो या भाजपा की हो लाभकारी होती हैं, लेकिन उसमें व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं बनता। व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना, रोजगार के लिए सरकारी नौकरी के बजाय उसका स्वरोजगार किस तरीके से हो सकता है, इस पर मैं समझता हूं सरकारों को जोर देना होगा। और आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इन सारी योजनाओं को पूरा करने के लिए फंड की वाकई समस्या आएगी और सरकार पर कर्ज बढ़ेगा। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात आपने कही। स्वावलंबन की एक झलक पर है न्योछावर कुबेर का कोष। और शायद ये बात जनता को भी समझने की जरूरत है कि फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। अगर आपको फ्री में कहीं से कोई चीज मिल रहा है तो उसको कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से उगाहा ही जाएगा। अजीत, आपके पास आएंगे, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे जनता का क्या रिएक्शन है इन तमाम लोक लुभावन घोषणाओं को लेकर के, बहुत संक्षेप में। देखिए निखिल, जनता जानती है कि देखिए ये सब लोक लुभावन वादे किए जाते हैं, लेकिन जब इसको लागू किया जाता है तो तमाम क्लॉज, तमाम शर्तें जोड़ दी जाती है और उससे जो है उसका लाभ जो है बहुत कम हो जाता है, बहुत कम जनता तक इसका लाभ मिलता है। चाहे हम किसान कर्ज माफी की बात करें, चाहे हम तमाम योजनाओं के तहत जो सब्सिडी मिलती है उसकी बात करें, चाहे हम बिजली मुफ्त देने की घोषणाएं उसकी बात करें, जब लागू की जाती है तो जो पार्टियां हैं वो घोषणा पत्र के बाद उस समय वो बातें नहीं बताती हैं, लेकिन बाद में तमाम शर्तें जोड़ दी जाती हैं और वो शर्तों के कारण जो है बहुत छोटा वर्ग जो होता है वो लाभ उसका ले पाता है। लेकिन जो फ्रीबीज का कल्चर जो मध्य प्रदेश में इस वर्ष चुनाव में बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, इसको भी जनता समझ रही है। जो कि देखिए पिछले कुछ वर्षों से मध्य प्रदेश के में देखा गया है कि इस तरीके से राजनीति रही है, कभी भी ऐसा फ्रीबीज का या मुफ्त की रेवड़ियों का बहुत ज्यादा माहौल नहीं रहा है। लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है और ये कहीं ना कहीं जब एक पार्टी घोषणा करती है तमाम मुफ्त की योजनाओं का तो दूसरी पार्टी पे दबाव बनता है और वो भी उससे आगे बढ़ के घोषणाएं करती है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें कि 2003 में क्या स्थिति थी, बिजली पानी सड़क के लिए मध्य प्रदेश में अभाव था, मूलभूत जो ढांचा था मूलभूत वो यहां पर धराशायी था। लेकिन अब 2023 चल रहा है, अब इससे आगे बढ़कर जनता महसूस कर रही है कि और ज्यादा इंडस्ट्री पे काम होना चाहिए, यहाँ पर रोजगार होने चाहिए, यहाँ पर शिक्षा, उच्च शिक्षा की बहुत बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि आप 2003 के पहले का राग ज्यादा दिन तक अलाप नहीं सकते, क्योंकि 20 साल का समय जो है बहुत लंबा होता है। और जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस को 15 महीने का समय मिला है काम करने के लिए, वो बहुत कम समय मिला, कांग्रेस ये कहती है, तो बीजेपी को ज्यादा समय मिला है। तो इसलिए कांग्रेस इसी बात को लेकर निशाना साधती है बीजेपी पे कि बीजेपी को ज्यादा काम करने का अवसर मिला है, हमें तो सिर्फ 15 महीने मिला है। हालांकि 15 महीने का समय भी कांग्रेस ने
कुछ ऐसी योजनाएं थी उस समय जिन्हें बंद कर दिया था, जो कि बीजेपी के समय चल रही संबल योजना है, दीनदयाल अंत्योदय रसोई जो अन्य योजना थी वो योजना बंद कर दी थी। तो ये और मीठा बंधुओं की पेंशन जो थी वो बंद कर दी थी। तो इसलिए देखिए सत्ता में आने के बाद उसको किस तरीके से क्रियान्वित किया जाता है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जनता ये चीज समझ रही है, पिछले कई चुनाव से मध्य प्रदेश जनता जो है तमाम चीजों पर पैनी नजर रख रही है, और उस दौर को भी देखा है यहाँ की जनता ने जब यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कंपैरिजन निश्चित तौर पर जनता करेगी। और जैसा कि ये कहा जा रहा है कि लेकिन अब उससे आगे की उम्मीद जनता यहाँ पे कर रही है। जी 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 बिल्कुल अजीत, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और जैसा कि आपने कहा है, जनता बेहद समझदार है, वो जानती है कि उसको क्या करना है, उसके हित में क्या कुछ है। फिलहाल आप का अजीत बहुत शुक्रिया, और रमेश शर्मा जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस विशेष चर्चा में मध्य प्रदेश से